प्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक एक घर में वैक्सीन पहुंचाई, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि बीजेपी वालों को वैक्सीन दो। दंगे ख़त्म हो जाएं तो मेरा जो हिंदुस्तान है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये एक ही कंट्री है दुनिया में। लोग खुद ब खुद जजेस हैं, वो जज करेंगे, वो देखेंगे, उनके सामने आ गई है तस्वीर। दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस टाइम प्रचार बहुत तेज़ी पे चल रहा है और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे ऑफिस में पश्चिमी दिल्ली के पास ही जो इलाका है उत्तर पश्चिमी दिल्ली, वहाँ के सांसद हैं श्री हंसराज जी हंस, जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं और सूफी गायक भी हैं। वो अपने अंदाज में ही चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हंसराज जी, आप क्या लेके मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? मैं जो डेवलपमेंट हुई है, जितना भी काम हुआ है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी जहाँ झोपड़ी वहीं मकान वाला जो है अनऑथोराइज्ड जो कॉलोनी है उनको लीगलाइज किया है। और मैंने भी, मेरा ख्याल है 1500 करोड़ के करीब वहाँ इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट का फंड्स एमपी लेड के अलावा। तो वही बात ही करनी चाहिए, वो मैं करता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर पंजाब केसरी नहीं जाऊंगा तो बात बनेगी नहीं, तो स्पेशली वहाँ से निकल के मैं ऑफिस में आया हूँ और पंजाब केसरी के व्यूवर्स को, लिसनर्स को और पाठकों को मेरा ओर से नमस्कार। हंसराज जी, जब पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी है, तो अब उनकी क्या उपलब्धियां हैं जो जिनको लेके आप जो गिनाते हैं, जो बोलते हैं? उपलब्धियां लोगों को नज़र आ ही रही हैं। बहुत अच्छा काम किया है, हर पार्षद ने किया है अपने लेवल पे। एक्चुअली मेरा ख्याल एमएलएज भी उसी पार्टी के हों जिस पार्टी के पार्षद हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हमारे पास देखो, एमपी के पास सिर्फ 5 करोड़ होता है साल का, इनके पास तो हज़ारों करोड़ रुपया है डेवलपमेंट के लिए। तो जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। तो मेरा ख्याल है एमएलए जो विधायक है वो भी बीजेपी के हों और पार्षद भी हो तो कमाल हो जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 4 से लेके 2025 तक बटन दबाते रहना कमल का फूल का। मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में भी आए एमसीडी के साथ साथ? नहीं, वो तो आ ही जानी है मेरा ख्याल। कैसे वो जो परसेप्शन बना हुआ था लोगों में का ख्याल था ईमानदारी वाला, दूसरा तीसरा, वो आपको पता है सारे लीडर्स एक्सपोज हो चुके हैं। मुझे क्या कहना है, सारा जहान ही कह रहा है। हंसा जी, एक बार मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तो आपने कहा था कि एक दिल्ली में एक पहाड़गंज है और एक आपके इलाके में कुछ है, वो क्या था? वो जब करनाल से हम आते हैं, करनाल रोड से एंट्री होते हैं, चंडीगढ़ से कोई आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, इवन मत्था टेक के भी आए वैष्णो माँ के, तो वो सबसे पहले दर्शन इसी के होते हैं। एक जैसे एक पहाड़गंज है, वो गंदगी का पहाड़ था, तो उसको तकरीबन फिनिश कर दिया है। आप जाके वहाँ ज़रूर वीडियो बनाइएगा। अब क्वार्टर मेरा ख्याल रह गया है, उसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत जल्दी वो सारा बैलेंस करके, लैंडस्केपिंग करके, मेरा तो दिल करता वहाँ रिवॉल्विंग कोई यानी रेस्टोरेंट हो, लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक्स बने। वहाँ एक झील भी है, बलसवा झील बराबर में। तो क्योंकि लोग वहाँ से दिल्ली को एंटर होते ही देखते हैं, तो उनको अच्छा कुछ नज़ारा। दिल्ली सरकार जब से नगर निगम का चुनाव हुआ है, रोज़ वो गंदगी के पहाड़ ही दिखा रही है। आप कह रहे ख़त्म हुआ है? हाँ जी, गंदगी के पहाड़ दिखा रहे हैं, लेकिन उनको ये कहना चाहिए कि देखो कमाल कर दिया इन्होंने। 75% ख़त्म हो गया है। 25% अगर जहाँ 15% रह गया है उसको भी बड़ा स्पीड से ख़त्म कर रहे हैं। जो बहुत देर से जमा था उसको ठीक कर रहे हैं और ठीक हो जाएगा। नहीं, दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पे कभी गंदगी के पहाड़ हटाने के लिए कुछ किया आपकी जानकारी में? अपने लेवल पे करते तो अब तक सफाया हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता। ये तो एमसीडी ने किया क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी और बीजेपी को ही आगे काम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत है। बोलते हैं कि लेंटर माफिया है। कल सिसोदिया जी बोल रहे थे कि जी हमने थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, बीजेपी का नगर निगम का लेंटर
लंटर मैन आ जाता है और ले जाता है। पता नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो कहना है। जो वो करते हैं वो भी ईमानदारी से बता दिया करे तो और अच्छी बात है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री तो देखो कमाल की उनकी सोच है। मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी और झुग्गियाँ थी। उन्होंने देखो सबको ऑथराइज्ड कर दिया है। जो तलवार लटकती थी रात दिन लोगों के मकानों पे, सर पे, तो वो ख़त्म कर दी है और झोंपड़ियाँ उठा के उनको मकान दिए जा रहे हैं। अगर हम झोंपड़ी में जो चीज़ उनको चाहिए वहाँ उपलब्ध कराई जाए, ज़िंदगी झोंपड़ी में कटे, फिर अगली नस्लें भी हैं, वो भी कहते ना कि मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ यार, अब अगली नस्लें तो ना भटकें, उन्हें घर भी देना। तो ये किसी को घर दे देना, छत दे देना, मकान दे देना, शौचालय दे देना, आगे सेल्फ डिपेंड कर देना, ये काम होता है। ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी रहो जेल में ही, वहीं बैठे कैद रहोगे तो कैदी के कैदी, वहाँ कभी कंबल दे आओ, कभी खाना दे आओ, कभी कुछ। बंदा तो वो है असली जो जिसके पास चाबियाँ हों जेल की, वो आज़ाद कर दे। तो हम चाहते हैं उस ख़ास तरह की गरीबी, बीमारी, निरादरी, इग्नोरेंस से लोग निजात पाएँ। उनको जो ये समझाया जाए आपके कर्मों में ही गरीबी है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। मैं तो कहता हूँ कि ये बातें छोड़ के ब्लेमिंग वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी मिल के अगर डेवलपमेंट करे। आप आएंगे तो आप हैरान होंगे कि कराड़ी में इतना बुरी हालत थी। कल जा रहे थे मैं दिल्ली जाता हूँ, बवाना चले जाओ, ये जो विधायक इतने बने हुए हैं, तो मैं तो खाना वाना भी खिलाया था घर आम आदमी पार्टी के विधायकों को। मुझे तो कभी नफ़रत किसी से, ना पार्टी से ना इंसान से है। मैं तो कहता हूँ मिल मिला के यार, इलेक्शन जब हो जाए उसके बाद मिल मिला के डेवलप करो। क्यों नर्क बनाया हुआ है दिल्ली को, खूबसूरत बनाओ। हंसराज जी, अभी आपने एक सूफियाना अंदाज में एक जेल बताई और उस जेल से आज़ाद करने की बताई। वैसे भी आपकी पार्टी आजकल दिल्ली में जेल की बहुत चर्चा कर रही है, वो क्या कांड आप मानते हैं? जेल वो तो जगज़ार हो गया। वो मसाज मसूज के शौकीन वहाँ मसाज करा रहे थे कुछ महापुरुष, तो उनकी वीडियो आ गई है। तो मैंने क्या बताना, वो तो सारे ज़माने को पता चल गया कि जेल में भी इतनी यानी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। नहीं, वो तो आम आदमी थे ना। आम आदमी की सरकार कहती थी कि नेता कभी पकड़े नहीं जाते, जब पकड़े जाते हैं तो जेल में भी एंजॉय करते हैं। तो अब उनका चरित्र, चेहरा कहाँ गया? देखो ना, यही बात जता देगी बीजेपी को कि असली चेहरा सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यही बात है। हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि बंदा अपने ऐप देखे, मेरे में क्या है। हम ना ही चंगे, बुरा ना ही कोई। लोग खुद ब खुद जजेस हैं, वो जज करेंगे, वो देखेंगे, उनको उनके सामने आ गई है तस्वीर, क्लियर कट तस्वीर है। अब इससे स्वच्छ और साफ क्या तस्वीर दिखानी है? नहीं, आजकल आम आदमी पार्टी ने अपना एक कैंपेन चला रखा है केजरीवाल का पार्षद, और भाजपा कह रही है केजरीवाल का पार्षद है ताहिर हुसैन जिसने दंगे कराए, केजरीवाल की पार्षद है गीता जो मनीष सिसोदिया के इलाके है, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। तो अब उनको वैसे पार्षद चाहिए केजरीवाल के, या भाजपा के पार्षद चाहिए जिन्होंने मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया? कुछ भी कर लो, शायद आपको माफ़ी मिल जाए। ये दंगे वंगे ना कराओ भरा। इंसान 84 लाख जून के बाद ये ह्यूमन बॉडी इंसान की जून मिलती है। अरे लानतियों, सब ने मर जाना है एक दिन। ये कचरा इकट्ठा, पैसा भी कचरा है, शोहरत भी कुछ नहीं है, पावर भी कुछ नहीं है। बीच रह के मैं कह रहा हूँ, हमें ख्याल ही है मैं ये MP बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कुछ नहीं है। एक ख्वाब है। और कोरोना से सबक लेना चाहिए था, कितना सफाया हो गया था। अब मौत ये तो नहीं देखती कि आप वज़ीर हैं या अमीर हैं या फ़कीर हैं। उस दिन से डरो। कभी भी कुछ भी गुनाह कर लो, आप माफ़ी है। ये दंगे कराने वाली कोई भी पार्टी है, ये जान लो कि आपका एंड बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आपके बच्चों पे जाएगी, आपकी आने वाली नस्लें तो वाह हो जाएगी। कोशिश करो कि और करप्शन आपकी आदत है, करते रहो। ये कचरा इकट्ठा करना करते रहो, यही रह जाएगा। लेकिन इंसान की जान ले सिर्फ इसलिए कि कुछ इलेक्शन जीत जाएं, तो ये सबसे लानत भरा काम है, कोई भी पार्टी करे।
नॉर्थ ईस्ट के दंगों की बात करें तो वहाँ पे उनके जो पार्षद की भूमिका दिखाई थी। आपके जहांगीरपुरी में भी दंगा हुआ था, उस वक्त लोगों ने आपको एक बड़ा सराहा था, आपने बहुत अच्छी तरीके से उस दंगे को टैकल किया था, लोगों के सबसे पहले पहुंच गए थे आप, जबकि नेता छुपते घूम रहे थे, मुख्यमंत्री तो कई दिनों बाद आए। उस सीन को कैसे याद करते हैं आप? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। टीवी में मैंने खबर देखी और चाहता तो टीवी में ही बोलता रहता, चैनल पे खबर देखी तो चैनल पे बोलता रहता। जैसे मैं उसी वक्त सिक्योरिटी भी नहीं थी मेरे पास, मैं अकेला ही चले गया। वहाँ जो सिक्योरिटी थी वो मना कर रही, मैं क्या नो, वहाँ जाके मैं खड़ा हो गया, मैं क्या मुझे मार दो यार, बहुत आपको खुशी, प्लीज़ फॉर गॉड सेक ऐसे ना करो। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको इकट्ठा करके पीस कमेटी, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब वो भी आए और मुअज़्ज़ज़ लोग आए। एक तंबू में हम लोग बैठ गए, चाय वाय आ गई तो हमने देखा यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कह रहा है यार हम तो सेवियाँ उड़ीक रहे हैं ईद की, वो कह रहा है हम तो यार ये जो आ रहा था दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं, माँ के जागरण में जाते हैं। कोई कह रहा है मैं गुरपुरब पे जाता हूँ। फिर मैंने कहा ये कौन है जो एक दूसरे को मार रहे हैं? कहने लगे जी इनका नहीं पता लगता, बाहर से कुछ, उस वक्त ये कह रहे थे बांग्लादेश से आए, इधर से आए, उधर से आए। फिर देख लो 2-4 दिन में वहीं रहा, तो मैं अपने मुंह से ऐसी बात नहीं करना चाहता कि इसमें कोई मेरी ड्यूटी है, हर बंदे की ड्यूटी है। हर पॉलिटिशियन वोट बैंक का फ़िक्र छोड़ के इंसानों की ज़िंदगी का फ़िक्र करे तो दंगे नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। कितने दिन का वो था समय, और जो मुख्यमंत्री जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है वो बाद में पहुंचे, और उस पर भी आम आदमी पार्टी ने बहुत पॉलिटिक्स की। पहुंचना चाहिए, फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पे जो हेड ऑफ स्टेट है उसको सबसे पहले पहुंचना चाहिए। तो आप टाइम पे ही ना आए तो फिर फ़ायदा क्या है? कहते हैं ना कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। ईद के बाद तंबे को फूकना है तो टाइम पे आना चाहिए, रोकना चाहिए। पहले तो ये बात ही बीमारी की जड़ में जाओ कि ये होते ही क्यों हैं दंगे यार। कहते हैं कि एक गज़ल थी अपना निदा फ़ाज़ली साहब की, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा। उन्होंने कहा तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन हो क्यों हो, हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। एक बड़ा अच्छा उन्होंने शेर लिखा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, आज यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, आज यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितना मर्जी आप रिचुअल्स कर लो, घंटों बैठे रहे मंदिर में, मालिक को कुछ नहीं लेना देना इससे, भगवान को कुछ नहीं लेना देना। भगवान एक ही बात से खुश होता है कि उसके बनाए हुए बंदों को प्यार करो, रोते को हंसाओ, भूखे को खिलाओ, बीमार की मदद करो, इससे भगवान बहुत खुश होता है। उन्होंने निदा फ़ाज़ली ने कहा कि मुझे घेर लिया लोगों ने कि तूने ये क्यों कहा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, आज यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया। मस्जिद बड़ी है या बच्चा बड़ा है? कहता मुझे ये नहीं पता मस्जिद बड़ी है या बच्चा बड़ा है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ है कि मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा ये इंसान ने बनाए हैं, बच्चा भगवान ने बनाया है। तो मंदिर दोबारा बन जाएगा, बच्चे में दोबारा जान डाल के दिखाओ मुझे किसी। तो हर शय का नुकसान आप उसकी भरपाई कर पाओगे, एक इंसान में दोबारा जान नहीं फूंक सकते। सो इसलिए सबसे बुरी बात है पावर के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, पैसे के लिए, ये लस्ट है ख़ास तौर पे। यहाँ लस्ट लफ्ज़ आ गया, वो एंडलेस है। तो उसको छोड़ के लोगों की हिफाजत करो, लोगों को छत दो, लोगों को खाना दो, लोगों को सोशल सिक्योरिटी दो, लोग खुद ब खुद आपको जिता देंगे। कॉफ़ी लीजिए, वैसे लेते रहिए, चलता रहेगा तो बातचीत भी। बस अभी आपने ना एक बहुत अच्छी बात की कि भाई नेताओं को किस तरह का होना चाहिए और क्या करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब पॉलिटिक्स कुछ अलग तरह की हो गई है? जैसे अभी आपने मंदिर मस्जिद की बात की,
तो आजकल बीजेपी ने भी अभियान चला रखा है कि भाई जो केजरीवाल जी की सरकार है पिछले कई सालों से जो है वो मस्जिदों के मौलवियों के इमामों को तनख्वाह दे रही है, भाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, कहते हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मंदिर के पंडित जी को, गुरुद्वारे के ग्रंथी को, चर्च के भी जो पादरी हैं उनको भी तनख्वाह दो। हाँ, सबको चाहिए, सबको देनी चाहिए। जो भी बंदा आप भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद कराता है वो बंदा तो ठीक है, वो खुद करे ना करे, हमें तो कराता है ना। तो उसको अगर सैलरी जहाँ कोई मदद देते हैं माली तो सबको दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन भेदभाव क्यों करते हैं भाई? बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी जो है भेदभाव करती है, जो मुस्लिम्स के लिए करती है, हिंदुओं के लिए नहीं करती, सिखों के लिए नहीं करती, ईसाइयों के लिए नहीं करती। तो क्या सब अलग अलग हैं सब यहाँ पे? हाँ जी, ये होना नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मस्जिद में भी वही बैठा है, मंदिर में भी वही बैठा है और गुरुद्वारा साहब में भी वही बैठा है, हालांकि वो यहाँ बैठा है। हम उसे बाहर तलाश कर रहे हैं, वो अंदर बैठा है। चलो, उसको मानने के लिए हमने कुछ मुक़द्दस जगह बना ली है, तो अगर बना ली है तो जो उसमें बैठे हैं सब धर्मों को एक नज़र से देखो, बस कोई उसमें कोई नहीं। लेकिन अगर सब धर्मों को सब एक नज़र से देखें तो फिर दंगे भी ख़त्म हो जाएंगे और कुछ नेताओं की नेतागिरी भी ख़त्म हो जाएगी। क्या मानते हो आप? नहीं, कुछ ख़त्म नहीं होगा। दंगे ख़त्म हो जाएं तो मेरा जो हिंदुस्तान है, जो अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक ही कंट्री है दुनिया में। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के गुलदस्ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कौन सी धर्म है या जो जहाँ नहीं रहता। इसकी ये एक ही कंट्री है। आपने देखा होगा कई एक धर्म के लोग कंट्री हैं, वो उसको नाम भी ख़ास तरह का दिया है, वहाँ भी तो दंगे होते हैं। तो ये तो बहुत आपस में मिलके जिसे कहते गंगा यमुनी संस्कृति, इसको हम मानने वाले लोग हैं, उसी को कायम रखो, मेरा ख्याल। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि कोरोना के टाइम में जब दिल्ली में था, लॉकडाउन भी लगा, उसके बाद जो दूसरी वेव आई उसमें काफ़ी जानें गई, तो भाजपा का कहना है कि उस वक्त जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की जो विधायक हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, सब अपने घरों में बैठे थे और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आके मोर्चा संभाला, तब दिल्ली को बचाया जा सका। आप मानते हैं इस बात? हाँ जी, कुछ ऐसी स्टेज आई थी कि लगता था सफाई हो जाएगा, तो फिर स्पेशली मीटिंग माननीय गृह मंत्री साहब ने अपने घर पे, हम सातों के साथ एमपी गए थे, तो उनको बुला के हिदायत की थी उन्होंने कि कुछ भी हो जाए, एक एक कार्यकर्ता सक्रिय हो जाओ कि हर घर में कम से कम लोगों को खाना और मेडिसिन की वजह से ना मरे लोग। तो हम सब ने किया काम और लोगों को याद होगा, लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो कोरोना की वैक्सीन लगी उस पर भी काफ़ी राजनीति हुई, जबकि मोदी सरकार ने सबको फ्री में लगवाई और कई सांसदों ने उस समय जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों को अपना फंड देने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं लिया। अब इंसान देखो, उस वक्त यही लगता था कि हम शायद रहें या ना रहें, शायद क़यामत आ गई है, दुनिया नेस्त तो नाबूद हो जाएगी। इंसान फिर भी बंदे का पुत्र नहीं बना। कोई हो, नाम कोई भी हो, जिसने भी उस वक्त मन में पाप रखा, तो आप देखो उसका ज़हनी लेवल क्या होगा, सोच का लेवल क्या होगा। उस वक्त तो कोई दुश्मन नज़र नहीं आता था। ये था कोई भी किसी भी पार्टी का बंदा हो, वो ज़रूरतमंद हो। मेरी उस वक्त की वीडियो देखना, मैं खुद ही लोड करने लग गया, डर गए थे कार्यकर्ता भी, कुछ खुद लोड करता था। 10 गाड़ियाँ ली थी हमने किराए पे, 10 मेरी असेंबली हल्के हैं, 10 में खुद ही लोड करके अनलोड भी करता था, वहाँ तकसीम करते थे। मैंने तो अनाउंस किया हुआ था कि भैया मत सोचो ये बीजेपी का बंदा है, जहाँ ये आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस, पार्टियों से ऊपर उठ के इंसान का दारू बनाओ। तो यही हिदायत हमारे प्रधानमंत्री जी की थी। प्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक एक घर में वैक्सीन पहुंचाई, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि बीजेपी वालों को वैक्सीन दो, एक एक घर में। यानी इंडिया में तो हुआ ही, बाहर के भी देखो, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको कौन उनको तो नहीं कोई पढ़ा सकता, सिखा सकता, जब बुला सकता, उन्होंने खुद बुलाया
कि आज मैं अगर ज़िंदा हूँ, मुझे कोरोना हो गया, तो जो वैक्सीन थी वो मोदी साहब ने भेजी थी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो फिर बीजेपी को लोग इसीलिए हर जगह जिताते हैं। नहीं, जब से 8 साल हो गए करीब करीब मोदी सरकार को, विश्व में एक भारत की एक अलग पहचान बनी है। हिंदुओं के जो जितने धार्मिक स्थल हैं उनका बड़ा विकास हो रहा है। उससे पहले जो परसेप्शंस होता था कि जो प्रधानमंत्री होते थे वो टोपी पहने दिखाई देते थे, अब जो है प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहे हैं। तो ये कुछ बदलाव लग रहा है आपको पहले से? इंटरनेशनली मैं अभी गया था, प्रधानमंत्री जी पे उनकी लाइफ पे एक बुक लिखी गई है। मैं शिकागो गया था, तो वहाँ बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। वहाँ अंग्रेज़ कुछ एमपी भी थे, अमेरिकन्स पॉलिटिशियंस थे, इंडियन थे और लोग थे। तो उन्होंने बोला यार कमाल है, बंदा इंटरनेशनली इतनी यानी पॉपुलर है और ग्रिप है। पहले प्रधानमंत्री आते थे तो साइड पे कोने पे खड़े होते थे, मुंह ही ऐसा बनाया होता था, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती थी कि हिंदुस्तान को शायद इमदाद की सख्त ज़रूरत है, हिंदुस्तान को भूख लगी हुई है। ये बब्बर शेर आता है, एक हाथ में लाता है, चाहे ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे कोई हो, वो बंदा अपना स्टाइल है उसका, पता लगता है कोई इंडिया का बब्बर शेर आया है। अब देखो वो बात नहीं कभी भूल सकते हम, वाइट हाउस दुनिया का सबसे पावरफुल मरकज़, वहाँ का प्रेसिडेंट, वाइट हाउस अब होस्ट है, प्रेसिडेंट होस्टिंग कर रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। और उन दिनों नवरात्रे चल रहे थे, इन्होंने कहा जी मैं तो नींबू पानी पीऊँगा। बात खाने पीने की नहीं है, बात ये है कि पूरी दुनिया में मैसेज तो गया ना कि हमारे लिए हमारे जो संस्कृति है वो कितनी, और धार्मिकता को लेके, स्पिरिचुअलिज्म को लेके हम कितने सीरियस हैं, और भारत की संस्कृति कितनी रिच है। ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने। मेरा ख्याल ऐसा पहले किसी ने जुर्रत की नहीं है, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं मिला। इतना यानी मुँह ही ऐसा बना लेते थे कि हमें शायद कोई बहुत ही, मैं कब क्या लफ्ज़ बोलूँ नहीं, अभी कुछ लोग मैंने देखा है जो कहते हैं कि जो जब वो धार्मिक कार्य करते हैं या पूजा करते हैं तो कहते हैं यार ये लगता ही नहीं कि ये इंसान है, ये कोई देवताओं के कोई दूत हैं, कोई हैं कुछ। आप क्या लगता है, आप भी बड़ी इनसे चीज़ों में रहते हैं? कौन? मोदी जी के लिए नहीं, इबादत का मतलब रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, वो इबादत ही क्या हुई जो आपको दुनिया में याद रह गई। ना ही जाओ मंदिर में जाते हो, पूजा में जाते हो तो बॉडी सिर्फ ना ले जाओ, रूह भी ले जाओ, तो कंसंट्रेशन जब पक जाती है, जो बंदा पूरे का पूरा जाता अपने मालिक के आगे, तो वो फिर ऐसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग वो इलेक्शन की बातें कर रहे थे और वोटिंग गिन रहे थे, वो उन्होंने चोला डाला हुआ था, अपने भक्ति में लगे हुए थे। केदारनाथ के कितने खूबसूरत कितने लग रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी लाइन है ना, मुझे सूफियों वाली, मुझे सारे गेटअप में से वो खूबसूरत बहुत लगे जब उन्होंने चोला डाला हुआ था, अपना मालिक की इबादत में थे, तपस्या कर रहे थे। मतलब आपको लगता है खुदा के बंदे, भगवान के बंदे हों? नहीं, भगवान के तो सारे ही बंदे हैं, लेकिन वो बंदा जो सच्चा बंदा सच बोलता है तो अच्छा लगता है, झूठा बंदा शेर की खल डाल ले तो बुरी लगती है। फौजियों का बना पा के भी जब चाइना के बॉर्डर पे गए तो पता चला ना कि इस मुल्क की तरफ मैली आँख से नहीं कोई देख सकता। उसकी वर्दी देखो, उसकी आंखें देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, एक्सप्रेशन देखो, लगता है कोई बंदा आया है। देखिए हेड शर्ट पाया हुआ, क्या बात है। आपने हेड की याद दिलाई तो मैं आपको याद भी दिलाना चाहूँगा। आपने देखा दिल्ली के और पूरे देश के और विश्व के लोगों ने देखा कि पहले जब दिवाली होती थी तो कभी कोई जवानों के बीच नहीं जाता था, लेकिन पिछली 8 दिवालियों से मैं देख रहा हूँ मोदी जी हर बार किसी न किसी बॉर्डर पे जवानों के बीच जाके दिवाली मनाते हैं। देखो ना, दिवाली, दशहरा, कोई त्यौहार है, हर रात मैं तो कहूँगा हम निश्चिंत हो कि किस वजह से सो जाते हैं कि फौजी हमारे जाग रहे हैं, फौजी जाग रहे हैं। फौजी हम चाहते, जैसे माँ बाप बच्चों को सुला देता है, कोई नहीं मैं जाग रहा हूँ बेटा आप सो जाओ, तो उनको ये एहसास है कि फ़ौज और फोर्सेस एंड हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग हैं, हमारे फ़ौजी भाई हैं,
वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो हर दिवाली वहीं जाके मनाते जी। देखो सोच उनकी है, बहुत बड़ी बात है ये बातें, इसीलिए तो है मोदी साहब का नाम पूरी दुनिया में। अंत में दिल्ली के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर? नगर निगम चुनाव को लेके पहला तो मैं अपील करूंगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया है मेरा, उत्तर पश्चिमी एरिया, मेरी सारी सीटें जिता दो 43 सीट्स पे मेरी ड्यूटी लगी है, कम से कम 44 की तो जिता दो। तो बाकी पूरी दिल्ली में सफाया होने जाने रहा है झूठों का, तो सारी बीजेपी आएगी मेरा ख्याल, एकदम क्लियर कट मेजॉरिटी आएगी। तो लेकिन उसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। 4 तारीख को कमल का बटन दबाएं और बीजेपी को अक्सरियत दबाएं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज जी हंस, जिन्होंने अपने ही बड़े सूफियाना अंदाज में, बड़े सॉफ्ट अंदाज में आम आदमी पार्टी को उनका चेहरा भी दिखाया और ये भी बताया कि बीजेपी किस तरह से काम करती है और उनके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह देश दुनिया में भारत की छवि को बनाया है। सत्येंद्र त्रिपाठी, पंजाब केसरी।